नमस्ते दोस्तों। द करंट अफेयर्स के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। विनेश फोगाट फाइनल राउंड में पहुंचने के बाद देश को एक स्वर्ण पदक या कम से कम रौप्य पदक की आशा थी। वो 100 ग्राम्स बाहर से डिस्क्वालीफाई हो गई। इसके बाद सियासी टिप्पणियां शुरू हो गई। आज इस विषय पर चर्चा करते हैं। जितेंद्र, सबसे पहले ये बताइए कि 100 ग्राम का इधर उधर होना बहुत सख्ती से लिया जाता है। तो क्या इसमें कोई छूट या ग्रेस सिस्टम या बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं हो सकता? जी, सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। तो ये जो प्रश्न है उसका उत्तर देने के लिए हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा इसके जो शीर्ष संगठन है, जो वैश्विक संगठन है, उसका नाम है यूनाइटेड रेसलिंग वर्ल्ड। तो यूडब्ल्यूडब्ल्यू, तो हम जब यूडब्ल्यूडब्ल्यू के साइट पे जाते हैं और उनके जो नियम है इस पर्टिकुलर विषय में, तो उसका आर्टिकल 11 यानी नियम 11 पूर्णतः स्पष्ट करता है कि वे इन, जिसे ये अंग्रेजी में वे इन कहते हैं, तो इसकी प्रक्रिया क्या है। और इसमें बहुत स्पष्टता से कहा गया है कि वेट वो कैटेगरी से कम होना चाहिए और किसी छूट या किसी वेरिएशन का बिल्कुल जिक्र ये नियमों में नहीं किया है। तो इसका ये मतलब है कि किसी भी तरह की छूट नहीं है। आर्टिकल 11 नियम 11 हम पढ़ सकते हैं। और उसमें एक खास बात है कि वेइन जो होता है, पहले क्या होता था कि जो कुश्तियां होती ही एक दिन में खत्म हो जाती थी। क्वालिफिकेशन राउंड यानी 1/16 जिसे कहते हैं, और फाइनल राउंड एक दिन में ही कुछ साल पहले खत्म की जाती थी। लेकिन उसके बाद उन्होंने ये तय कर दिया कि ये 2 दिनों में बांटेगी। तो पहले दिन वे इन होगा, तो 1/16 की राउंड होगी, 1/8 होगी, 1/4 होगी, यानी सेमीफाइनल तक ये राउंड चली जाएगी। और दूसरे दिन बाद जो सेमीफाइनल जीते हैं उनकी फाइनल भी होगी, और जो सेमीफाइनल हारे हैं उनकी ब्रॉन्ज पदक के लिए एक बाउट होगी। तो तो दूसरे दिन भी वे इन करना पड़ता है, पहले दिन भी वे इन करना पड़ता है। तो नियम तो बिल्कुल स्पष्ट है, तो उसमें कोई गुंजाइश ही है अच्छा, ये बात है। ठीक है। नहीं जी। टीवी डिबेट में कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने कहा कि दूसरे दिन +2 kg का टॉलरेंस का प्रावधान है। तो इसके बारे में बताइए। जी, ये नियम अगर हम ठीक तरह से पढ़ते हैं तो हमें नजर आता है कि 2018 एक पर्टिकुलर ये साल था, उसके पहले नियमों में कुछ फेरफार किया गया था। तो ओनली फॉर 1 ईयर 2018 ये प्रावधान इंट्रोड्यूस किया गया था कि 2 kg की छूट जिसे हम कह सकते थे। लेकिन ये सिर्फ एक साल के लिए थी। उसका मतलब 2018 के बाद जितनी भी टूर्नामेंट खेली जाएगी उसमें किसी भी तरह की छूट नहीं है। जी। ओके। तो वेट पहले दिन ठीक होना और दूसरे दिन 100 ग्राम से बढ़ना, तो इसमें क्या तकनीकी मुद्दे हैं? जी, जैसे आमतौर पे हम देखते हैं कि अभी हम भी कभी कभी जिम कसरत ये सब ट्राई करते हैं। तो फास्टिंग वेट, किसी भी व्यक्ति का फास्टिंग वेट और ड्यूरिंग द डे टाइम अगर हम खुद अपना वेट चेक करें, तो हम ये गौर करते हैं कि अगर शुरुआत, अगर समझिए कि किसी व्यक्ति का वेट 70 kgs है और दिन भर में हम कुछ ना कुछ खाते हैं पीते हैं, कसरत शायद ज्यादा नहीं करते हैं, तो जो 70 किलो जो फास्टिंग वेट था, तो कभी कभी वो 70.5, 71, 71.5 भी हो सकता है दिन खत्म होने तक। और उसके बाद जो आदमी कसरत करता है, अच्छी तरह से एक्सरसाइज करता है, तो जितना बॉडी वेट गेन करती है उतना वो कसरत के बाद वो वेट लूज भी करता है। तो इसी तरह किसी जो कुश्ती में जो पहलवान वेट कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि उसका फास्टिंग वेट और उसका डे टाइम वेट, शायद इसमें 1 किलो 2 किलो, कभी कभी 3 किलो तक का भी अंतर हो सकता है। तो ये एक नॉर्मल बात है। और तो फिर जो पहलवान है तो वो क्या करते हैं कि फास्टिंग के समय पे उनको जो वेट कैटेगरी में है उससे कम वेट होना चाहिए। लेकिन कम वेट है और अगर दिन में प्रोटीन और ये कुछ ना कुछ तो लेते हैं, क्योंकि जब आदमी कुश्ती को जाता है तो वो एनर्जी फुल होनी चाहिए उसकी। तो एक नॉर्मल कोर्स में वेट बढ़ता है और फिर कसरत करके, और एक बॉडी की ये टेंडेंसी है कि अगर हम कसरत ना भी करें तो कुछ ना कुछ तो भार कम हो जाता है दूसरे दिन तक। तो ये हमको सबको ये गौर करना चाहिए कि ये वेरिएशन जो है, कभी आधे किलो का हो सकता है, कभी 1 किलो का हो सकता है, कभी कभी 2 किलो का भी हो सकता है। अच्छा, तो इसमें कोई षड्यंत्र या लापरवाही की गुंजाइश है?
जी, मैं बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि एक तो वो बहुत ख्यातनाम खिलाड़ी है, बहुत साल से वो कुश्ती में पार्टिसिपेट कर रही है। और जैसा मैंने कहा कि ये कोई एक नॉर्मल सी चीज है कि फास्टिंग वेट और ड्यूरिंग द डे में थोड़ा वेट फेरफार होना। और जो खिलाड़ी है जो रेसलिंग रेगुलरली करता है तो उसको पता होता है कि एक बाउट होने के बाद, दो बाउट होने के बाद वो कंटिन्यूअसली जाके वेट चेक करते हैं। और सब बाउट जब खत्म हो जाती है तो उसके बाद वो ध्यान देते हैं कि अगर उनका वेट थोड़ा बढ़ गया, मैक्सिमम वेट परमिसिबल है उसके ऊपर अगर जब वेट चला जाता है तो वो कुछ कसरत करते हैं, साउना करते हैं। और उसके बाद यानी बाउट खत्म होने के बाद का जो खाना है पीना है उस पर बहुत पाबंदियां लगाते हैं। और फिर खुद का वेट कम करते हैं। तो ये हर एक खिलाड़ी, उसका जो डॉक्टर उनके साथ रहते हैं, उनके साथ उनके कोचेस रहते हैं, उनके साथ डाइटिशियन, फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज लेने वाले, स्पारिंग पार्टनर, बहुत लोग रहते हैं। तो वो सब एज अ टीम इस चीज का ख्याल रखते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई षड्यंत्र वैसा वगैरह मामला है। अच्छा जी, ओके। विनेश फोगाट के 50 किलो एंट्री में लेकर कोई विवाद था, तो वो भी हमें बताइए। जी, तो मामला ये है कि अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें और 2019 से पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो 2019, 2020, 2022, तो ये 3-4 साल में 4 या 5 बार उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग कुश्तियों में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो ये सब जो पार्टिसिपेशन था, उनका भाग लेना जो था, वो 53 किलो कैटेगरी में था। तो इस बार क्या हुआ है कि 53 किलो कैटेगरी में जब ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पे ये जो खिलाड़ी खेलते हैं तो उसमें किसी का नंबर फर्स्ट आता है, सेकंड आता है, थर्ड आता है। तो ये जो गुणवत्ता होती है उसके आधार पे एक तरह से जो हर एक देश है उसको एक कोटा मिलता है। अगर कोई खिलाड़ी जीतता है और एक क्वालिफाइंग मार्क्स का सिस्टम है उनका, तो एक देश को एक पर्टिकुलर पोजीशन बहाल की जाती है। उसके बाद जो जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है, जैसे हर एक देश में उनकी खुद की एक रेसलिंग फेडरेशन रहती है, रेसलिंग फेडरेशन फिर तय करती है कि कोटा जो प्लेयर लेके आया उसको ही वो वेट कैटेगरी में खेलना चाहिए, या उस देश में कुछ और ट्रायल्स लेके फिर और जो कॉम्पिटिंग प्लेयर्स है उनके साथ एक कुश्ती लड़ा के एक ट्रायल लेके फिर वो ये तय करते हैं कि किसको खेलना चाहिए। तो जैसा मैंने कहा कि पिछले 4 साल से 53 केजीज में वो खेल रही थी। लेकिन इस बार हमारे देश में रेसलिंग फेडरेशन को लेके वो एक अलग विषय होगा, तो मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा। लेकिन उसके ऊपर विवाद खड़ा था कि वो वैध संस्था है, नहीं है। क्योंकि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के अंदर आती है, और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, और ये रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, तो उसकी वैधता लेके एक विवाद खड़ा था। फिर वो एक केस भी हाईकोर्ट में गया था। तो हाईकोर्ट में ये भी कहा गया था कि ये रेसलिंग फेडरेशन का जो चुनाव हो जाएगा तो वो हम वैध नहीं मानते हैं। तो फिर ट्रायल्स कौन लेगा ओलंपिक सिलेक्शन के लिए? इस तरह का बहुत सा एक विवाद था। तो हम इस पर्टिकुलर एपिसोड में वो विवाद में नहीं जाएंगे। लेकिन उसका जो कंक्लूजन है जो हमारे अभी के चर्चा के लिए रिलेवेंट है, तो हम इस पे सीधा आते हैं। तो ये ट्रायल ठीक तरह से हुए नहीं हुए उसके ऊपर बहुत विवाद है। लेकिन ऐसा माना जाता है, कुछ कुछ रिपोर्ट ऐसे आए हैं कि 53 कैटेगरी में इंडिया में और भी अच्छे कुश्ती खेलने वाले लेडीज कुश्ती खेलने वाले हैं। जैसा कि एमपी की एक अंजू प्लेयर है, एक अंतिम पंघाल करके प्लेयर है। तो ऐसा माना जाता है कि 53 केजी में जब ट्रायल हुई विनेश फोगाट की, तो फाइनल के पहले, तो सेमीफाइनल में ये जो अंजू है, तो शायद उसने उसे 10-0 से हराया। तो ये टेक्निकल सुपीरियरिटी कहते हैं, यानी दूसरा जो प्लेयर है 53 केजी वाला, वो इतना सुपीरियर है अपने सामने वाले खेलने से कि 10-0 स्कोर होने के बाद आगे कुश्ती का कुछ प्रावधान ही नहीं बचता है। तो कुश्ती क्लोज की जाती है और 10-0 वाला वो डिक्लेयर किया जाता है कि उसने ये कुश्ती जीत ली। तो उसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि एक ये चॉइस इनको दिया गया कि ठीक है, 53 केजी में तो हम एक ही भेज सकते हैं क्योंकि कोटा हमारे पास एक ही है 53 केजी का। तो हम क्या करें, तो 50 केजी का कोटा है, तो आप कुछ उसके ऊपर एक्सरसाइज करें, ये करें वगैरह, आप 50 केजी के लिए एलिजिबल हो जाए, और 50 केजी के लिए हम आपको भेजने के लिए राजी है। तो 50 केजी के लिए उनकी ट्रायल कैसे हुई? नियम तो कहते हैं कि एक दिन में अगर कोई खिलाड़ी 53 केजी में ट्रायल दे रहा है तो उसको 50 केजी में ट्रायल नहीं देना चाहिए।
तो ये नियमों के विरुद्ध हो जाता है। लेकिन क्या इस नियमों का उल्लंघन हुआ, नहीं हुआ, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने कौन से रूल्स अप्लाई किए, तो ये कहना बहुत कठिन है। और इसके लिए हम थोड़ा रिसर्च भी किया। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो रूल्स है, अगर हम वो पढ़ते हैं तो उसमें ये स्पष्ट लिखा है कि ओलंपिक के लिए जो ट्रायल करने हैं तो उसके दो तरह के ऑप्शन उनके पास है। एक ऑप्शन ये है कि अगर किसी वेट कैटेगरी में कोई प्लेयर कोटा लेके आता है तो उसे डायरेक्टली कंपटीशन में विदाउट एनी ट्रायल वो भेज सकता है। लेकिन दूसरा ऑल्टरनेटिव ये है कि अगर डब्ल्यूएफआई को ऐसा लगे कि उसके बावजूद भी, कोटा के बावजूद भी ट्रायल्स करने चाहिए और एक राउंड लेना चाहिए और उसमें देखना चाहिए कि कोई और खिलाड़ी है कि ये जो कोटा जिसने लेके आया है उससे भी बेहतर प्रदर्शन कर सके, तो ट्रायल भी हो सकती है। यानी हम सिंपल भाषा में अंग्रेजी में कह सकते हैं कि देर इज अ राइट टू होल्ड ट्रायल बट देर इज नो ऑब्लिगेशन टू होल्ड ट्रायल। इस तरह का नियम है डब्ल्यूआईएफए के ओलंपिक सिलेक्शन के बारे में। तो विवाद यही है कि क्या ये एक ही दिन में उनको दो वेट कैटेगरी में परमिशन मिला, अगर 53 केजी में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा तो 50 केजी में सेम डे इतना वेट कैसे कम करके क्वालिफाई कर दिए। तो इस तरह के विवाद है। शिवानी पवार करके एक हमारी खिलाड़ी है जो एमपी से आती है, और कुछ कुछ ऐसे न्यूज चैनल है, पॉडकास्ट है, उसमें उन्होंने ये बयान दिया है कि शायद उनके साथ ठीक तरह से ट्रायल नहीं किया गया, तो उनको एक उम्मीद थी तो 50 केजी में शायद वो सिलेक्ट हो जाती। तो इस तरह का कुछ बयान है। लेकिन ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि स्पष्टता से कोई भी आरोप क्लियरली नहीं लगाया गया। और एग्जैक्टली डब्ल्यूएफआई ने, या जो बीच में एक एडहॉक बॉडी बनाई थी, डब्ल्यूएफआई वैध है कि नहीं है ये सवालों में जब घिरी थी, तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और एक एडहॉक कमिटी और ये डब्ल्यूएफआई, फाइनली डब्ल्यूएफआई, इन तीनों ने मिलकर एग्जैक्टली क्या किया है उसका किसी भी वेबसाइट पे एक क्लियर स्पष्टीकरण नहीं है। तो विवाद यही है। ठीक है, ओके। इस विषय में विपक्ष सरकार को घेर कर तरह तरह की बातें कर रहा है, आरोप भी लगा रहा है, क्या कहेंगे आप? जी, तो इसमें हमें देखना चाहिए कि चार पहलू है। से पहला मुद्दा यह है कि ये जो आई मीन विनेश फोगाट ने भी एक तरह से प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था, उन्होंने हिस्सा लिया था। और सरकार खिलाफ डायरेक्टली हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन उस समय जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष थे ब्रिजभूषण शरण सिंह, उनके खिलाफ उनकी ये मांग थी कि इनको उस पद से हटाया जाए, क्योंकि कुछ तरह से उनका जो व्यवहार है कुछ प्लेयर्स के साथ वो ठीक नहीं था, ऐसे आरोप लगाए गए थे। तो फिर पूछा गया था कि व्यवहार ठीक नहीं, स्पष्टीकरण दीजिए। तो फिर स्पष्टीकरण ये प्लेयर्स की तरफ से ये दिया गया था कि शायद उन्होंने ठीक बर्ताव नहीं किया है, स्पेशली लेडी रेसलर्स के साथ। तो फिर उसकी जांच हो गई। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जो है, उन्होंने पहले जांच करवाई। तो उस जांच में उन्हें पूर्णतः स्पष्टता वो ये कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सके कि एग्जैक्टली क्या हुआ। तो उसके बाद उन्होंने प्लेयर्स को मनाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हम पुलिस को ये मैटर सौंप देते हैं और ये एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन पुलिस की तरफ से हो जाए। तो होगा क्या कि पुलिस के बाद ये मैटर कोर्ट में जा सकता है और कोर्ट से आपको न्याय मिल सकता है। लेकिन उसके बाद कुछ दिन बाद पुलिस इंक्वायरी भी हुई। पुलिस इंक्वायरी में भी ऐसा फाइनली हो गया कि एक ठोस, जिसे हम कहते हैं पुख्ता सबूत, इस तरह से नहीं इकट्ठा हो पाया। लेकिन पुलिस ने, मुझे लगता है कि शायद ये एक तरह से प्ले सेफ टाइप का डिसीजन था। अगर पुलिस ये डायरेक्टली कहेगी कि हमें बिल्कुल कोई सबूत नहीं मिला, तो उसके ऊपर भी तरह तरह के आरोप लगते कि पुलिस भी शायद पॉलिटिकल हो गई है, कोई सत्ता पक्ष उसको कह रहा है और वो उसके इशारे पे नाच रही है, वगैरह वगैरह। तो पुलिस ने प्ले सेफ कर दिया और उन्होंने ये पूरा मैटर कोर्ट में दर्ज कर दिया। लेकिन कोर्ट ने जब उसका रिव्यू किया है तो अभी तक कोई ज्यादा एक्शन कोर्ट से नहीं हुई है। तो एक तरह से ये जो आंदोलन था उसकी हवा निकल गई। तो विपक्ष जो कह रहा है कि एक तरह से उनको सरकार ने न्याय नहीं दिया वगैरह, मुझे ऐसा नहीं लगता है ये सब देख के कि सरकार ने कुछ ठीक कदम नहीं उठाए। तो ये तो हम खारिज कर सकते हैं ये जो आलोचना सरकार की जा रही है। फिर दूसरा मैटर आता है कि ये सिलेक्शन किस तरह से हुआ, क्या सिलेक्शन में उनको न्याय नहीं मिला? तो ये तो हम देख रहे हैं कि ऐसी तो बात ही नहीं है। उल्टा एक तरह से हम कह सकते हैं कि विवाद है, कि ये हम सब मानते हैं कि वो ख्यातनाम खिलाड़ी है, देश के लिए मेडल जीते हैं,
अगर इस बार भी वो मेडल जीतती तो 100% हम सबको बहुत आनंद होता, उसमें बिल्कुल कोई दो ओपिनियन नहीं है। बट फिर भी अगर जैसा ये विवाद हमने पहले कवर किया कि कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर एक ही दिन में 53 kg 50 kg ये अलग अलग दो कैटेगरी में कैसे उनको एलिजिबल ठहराया गया, तो मैं कहता हूं कि कुछ भी हो, हम हमें मालूम नहीं है तो आरोप नहीं हम लगा रहे हैं। बट फिर भी अगर उनको चांस दिया गया 50 kg में पार्टिसिपेट करने का और उन्होंने अच्छा प्रदर्शन भी किया, तो यहां भी कोई आलोचना की जगह नहीं है, मैं मानता हूं। अभी तीसरा पहलू क्या है कि ड्यूरिंग द एक्चुअल पार्टिसिपेशन, जब ये उनकी बाउट्स, ये जो रेसलिंग की जो बाउट्स हुई उनकी, यानी 1/16 1/8 1/4 वगैरह, तो उसमें उन्होंने अच्छा प्रदर्शन दिया, वो जीत भी गई। तो वहां कोई गहरी साजिश वगैरह का तो बिल्कुल ही कोई प्रावधान नहीं है। ब्लैक एंड व्हाइट करके पॉडकास्ट है सुधीर चौधरी जी का, उन्होंने अपने पॉडकास्ट में ये स्पष्ट किया है। उसके बाद जो उन्होंने खुद का वजन किया 52.6, तो शायद 2.7 kg से वो ओवरवेट हो गई थी। अब इसमें मुद्दा यह है कि उनके साथ जो स्पारिंग पार्टनर है, उनके साथ जो डाइट कंसल्टेंट वगैरह जो रहते हैं, जो उनका फिटनेस और ट्रेनिंग लेते हैं, उनके जो कोच रहते हैं, वो सब उनके पसंद के दिए गए थे। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने कोई एक कमेटी बना के उनके ऊपर थोपी थी कि आपको इनके साथ ही काम करना है। तो अगर सब उनके पसंद के उन्होंने प्री अप्रूव किए हुए लोग उनके टीम में हैं, उनके साथ जुड़े हैं, उनके साथ ये एफर्ट कर रहे हैं, और सिर्फ 100 ग्राम का अंतर रहता है उनका वेट, ये एलिजिबिलिटी चेक करने के समय, तो आई मीन एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक बकवास है एक तरह से इस तरह की आलोचना कर। अब आते हैं चौथे और अंतिम पहलू पे। वो क्या है कि अगर वो डिस्क्वालीफाई हो गई उनके रूल के मुताबिक, तो क्या गवर्नमेंट ने सिंपली एक्सेप्ट कर दिया? क्या इंडियन गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वहां, जैसे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन तकनीकी मैटर में WFI, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, उनकी सलाह लेती है, तो उन दोनों ने मिलके और ऑफिशियली इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने ऑन बिहाफ ऑफ विनेश फोगाट ये कोर्ट फॉर ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स डिसीजन, CAS जिसे कहते हैं, तो वहां एक अपील दर्ज की है। और वो अपील हरीश साल्वे जी, वो विख्यात है, सब उनका नाम जानते हैं, तो उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया उनके पक्ष में, विनेश फोगाट के पक्ष में, ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो अगर ये बात है तो इसका मतलब हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने उनको जैसे इंग्लिश में कहते हैं कि थ्रोन अंडर द बस, कि अभी जो हो गया वो हो गया, हमें कुछ मालूम नहीं। तो एक तरह से क्योंकि इसमें कुछ तकनीकी लीगल आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, तो एक उसको एक लास्ट डिच एफर्ट जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में, तो उस तरह से एक प्रयास तो सरकार या सरकार की जो वहां की एक जो संगठन है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, वो तो कर रहा है। तो ये आलोचना भी बिल्कुल खारिज की जा सकती है, ऐसा मैं तो मानता हूं। तो एक तरह से ये सियासी बयानबाजी है, तो ये कुछ तथ्य पे आधार पे तो वो खरी नहीं उतरती है, ऐसा मैं मानता जी ठीक है। अ, अभी विनेश फोगाट ने CAS कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स में अपील की है कि सिल्वर मेडल जॉइंटली दिया जाए। क्या संभावना है, क्या लगता है आपको? हूं। देखिए, जब हम रूल पढ़ते हैं पेइन का, तो रूल में पूरी स्पष्टता से ये लिखा है कि पहले दिन या दूसरे दिन अगर ये जो वेइन का जो पूरा उनका प्रोसेस है, उसमें अगर कोई खिलाड़ी फेल होता है या अपियर ही नहीं होता है, तो वो डिस्क्वालीफाई होता है और वो टूर्नामेंट में सबसे पीछे किया जाता है, यानी लास्ट रैंक, बट विदाउट रैंक, इतना भी लिखा है। यानी एक तरह से लास्ट नंबर भी है और नंबर भी आपको नहीं दिया जा रहा है, इतना सिर्फ एक तरह से लोग कहेंगे कि ठीक है आप सबसे लास्ट आ गए इस टूर्नामेंट में। तो ये क्लियरली लिखा है। तो मेरा तो खुद का मानना है, आई मीन हम तो कोई लीगल एक्सपर्ट उस बेसिस पे नहीं कह सकते, हम कॉमन सेंस पे आधार पे लेकिन जरूर बात सकते हैं। तो रूल तो बड़ी स्पष्टता से लिखा है कि अगर डिस्क्वालीफाई अगर हो जाता है और लास्ट रैंक में चला जाता है, उसका मतलब यह है कि वो खिलाड़ी नेक्स्ट जो राउंड थी फाइनल की, उसके लिए एलिजिबल ही नहीं डिटरमिन किया गया है। तो ये तो थोड़ा ऑड हो जाएगा कि फिर भी ऑफ कोर्स एक लीगल आर्गुमेंट जरूर है कि अगर वो सेमीफाइनल क्रॉस करके फाइनल में पहुंच गई है, तो उसका मतलब एटलीस्ट वहां तक तो वो आ गई है।
और वो वहां तक आ गई है तो किस आधार पे आ गई है? तो उस दिन तो वेट हुआ था, तो जिस दिन वे इन प्रोसीजर में पास हो गई, अगर उस दिन उसने 3 राउंड अच्छी तरह से जीत लिए हैं, तो हम कैसे ये कह सकते हैं कि ये सब फेंक दो, ये सब इग्नोर कर दो, उसका जो परफॉर्मेंस है? ये आर्गुमेंट जरूर हो सकता है, लेकिन हमें उसके पीछे की भूमिका समझनी पड़ेगी। वैसे रेगुलेशन में भूमिका नहीं है, बट मैं मानता हूं कि इसका अर्थ ये हो सकता है कि ये जो बॉडी है UWW, और हर एक देश में जो रेसलिंग फेडरेशन है उनको मालूम है कि ये वेट कैटेगरी में वो फेयर कंपटीशन चाहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हर एक प्लेयर की एक नॉर्मल वेट रेंज होती है। तो अगर 50 वेट कैटेगरी में जिसकी नॉर्मल वेट रेंज 53 हो या 55 हो, अगर वो किसी भी तरह से कुछ स्पेशल एफर्ट लेके, यानी 8 दिन पहले खुद को भूखा रख के, 4 दिन भूखा रख के, जो मेडिकली पॉसिबल है, इस तरह से वेइन के डेट पे अगर वो जो एक खिलाड़ी है वो 50 kg के नीचे आ जाता है, समझिए, और जब बाउट होती है उसके पहले वो कुछ एनर्जी के लिए कुछ ड्रिंक्स ले सकता है, कुछ खा सकता है, और धीरे धीरे उसका वेट, उसका जो नॉर्मल बॉडी वेट है, वहां तक पहुंच जाती है। तो समझिए, मैं कुछ आरोप नहीं लगा रहा हूं, बट समझिए कि ये पर्टिकुलर इंस्टेंस में अगर उनका नॉर्मल वेट 52 और 53 के बीच में है, और उसके सामने जो खिलाड़ी है, अगर वो खिलाड़ी का नॉर्मल वेट रेंज 50 to 51 है, तो उसका मतलब है कि ये जो खिलाड़ी है उसको कम से कम 2 वेट का एडवांटेज है जब ये कंपटीशन हो जाती है। तो मेरा ये मानना है कि अगर इस तरह की जो संभावना है कि कोई नॉर्मली 54 kg का जो प्लेयर है वो किसी नॉर्मली 50 या 51 kg कैटेगरी से ना जूझे वो कंपटीशन में, तो ये सब ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये सेकंड डे वे इन का, फर्स्ट डे वे इन का, और दोनों का पास होना कंपलसरी रखा है। तो अगर इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो अगर हम ठीक तरह से समझ लेते हैं, तो हमें यह मानना पड़ेगा कि ये रूल फेयर है। नहीं तो अगर ये रूल नहीं रखते तो क्या हो सकता है कि बहुत से ऐसे खिलाड़ी कि जिनका नॉर्मल रेंज ये परमिसिबल रेंज से ज्यादा है, वो कुछ ना कुछ स्पेशल प्रयास करके पहले दिन 50 या 53 जो उनकी वेट कैटेगरी है जिसमें वो कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं, उससे वो नीचे आ जाएंगे और अपने नॉर्मल वेट पे आ जाएंगे एट द टाइम ऑफ बाउट, और उनसे 2 या 3 या 4 किलो जिसका वेट कम है उसके साथ कंपटीशन करके वो जीत जाएंगे। और ऐसा माना जाता है कि वेट कैटेगरी में जब हम 50 से शुरू करते हैं तो 2 या 3 kg का डिफरेंस भी होना ये बहुत मायने रखता है। तो ये सब बैकग्राउंड हम देखें, तो अगर इसमें अगर ये जो CAS है वो विनेश फोगाट के पक्ष में अगर ये डिसीजन देती है, तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि ये UWW उसके जो रूल्स है वो कंप्लीट रूल्स उनको रीराइट करने पड़ेंगे, ये पर्टिकुलर एक ये इंस्टेंस के लिए। तो मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि ये संभावना मुझे कम दिख रही है, लेकिन जैसा हम देखते हैं हमारे देश में, विदेश में भी, कि दिन ब दिन एक ह्यूमन राइट्स के आधार पे एक तरह का डिसीजन देना, यानी थोड़ा सा रूल्स को तो वेट रहता ही है, लेकिन 100% रूल्स को वेट ना रखते हुए कोई मानवाधिकार, कोई जनरल फेयर, इस तरह का विचार करके भी कभी कभी कोर्ट्स निर्णय देती है। तो इसलिए मैं नहीं ये कहता कि 100% ये नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है कि संभावना कम है उनके पक्ष में डिसीजन आने की, और जैसा रूल है वैसा ही इंटरप्रेट होने की मुझे ये संभावना ज्यादा लगती है। जी, अच्छा। तो क्या कॉमन सेंस के आधार पर आपका कोई सुझाव है कि रूल्स में आगे चल के कोई अंतर आ जाए? डेफिनेटली, आई मीन, मैं खुद कभी कुश्ती खेला नहीं हूं, तो एक तरह से आपने करेक्टली पूछा कि मैं कोई तकनीकी एक्सपर्ट इस नाते नहीं कह सकता, लेकिन कॉमन सेंस के आधार पे, क्योंकि इस तरह का विवाद आया है, हम सब अपना अपना सोचने के लिए हमें हम जरूर उसके ऊपर विचार कर सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं। तो कॉमन सेंस के आधार पे मैं कह सकता हूं कि अगर UWW उनका अगर थिंकिंग यही है कि हमें फेयर अगर ये बाउट करानी है और ज्यादा वेट वेरिएशन हमें नहीं अलाउ करना है, ऑफ कोर्स नॉर्मल वेरिएशन रहेगा। आई मीन कोई दिन में 49, आई मीन फास्टिंग 49 और उसके बाद 50 रहेगा, कोई फास्टिंग 50 रहेगा, दिन में 51 रहेगा, लेकिन हमें ज्यादा अंतर नहीं देना है। और एक ही टाइप के वेट कैटेगरी में एक्चुअली एक दूसरे के बहुत नजदीक अगर उनका फाइटिंग वेट, ये अगर उनका ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है,
तो मैं ये मानता हूं कि वो और भी कुछ इसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसा बाउट के पहले या बाउट के बाद मैक्सिमम वेट क्या होना चाहिए। तो पहले दिन का ही क्वालिफिकेशन, तो समझिए 50 अगर उनका वेइन का है, तो वो स्टडी कर सकते हैं। उनके पास बहुत मेडिकल एक्सपर्ट है, उनके पास डेटा है, उनके पास हजारों प्लेयर जो पार्टिसिपेट कर चुके हैं इस गेम में। तो वो एक नॉर्मल रेंज फिक्स कर सकते हैं कि जो 50 केजी में अगर पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ड्यूरिंग द डे टाइम उसका वेट 51 से ऊपर नहीं होना चाहिए, 52 से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का कुछ जॉइंट क्राइटेरिया भी वो ला सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूं। तो अगर इस तरह का कोई इंट्रोड्यूस किया जाए, तो ऑटोमेटिकली इस तरह का ये जो चांस है कि कोई 54 है और वो 4 दिन भूखा रह के कुछ करके वो 50 में घुस रहा है, तो इस तरह की ये जो संभावना है, वो मैं मानता हूं कि कॉमन सेंस के आधार पे बहुत कम हो जाएगी। अच्छा जी। ओके। ओके जी, धन्यवाद। तो हम राह देखते हैं कि आगे क्या क्या होगा और नया अपडेट लेके आएंगे। तब तक हमारा पॉडकास्ट देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।